हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी एमटीएस का पेपर 20 फरवरी तक हो रहा है और आगे जितने भी एग्जाम्स होने हैं और जिन लोगों के एग्जाम हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि जब भी आपका पेपर हो जाए तो आप क्या करें, अपने आगे के एग्जाम्स की तैयारी करते रहें और अपना अपना जो रिव्यू है थोड़ा बहुत जो जो जितने भी यूट्यूबर्स वहां पर आते हैं पूछते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनको जरूर बताएं ताकि हम अपना एनालिसिस पर आधारित क्वेश्चन उस लेवल के क्वेश्चन करा सकें, ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो भी बच्चे अपेयर होंगे उनको थोड़ा सा मदद मिल सके। तो अभी तक के पेपर के हिसाब से जितना भी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए, लगा लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप मेरी ये जो एसएससी एमटीएस की जो सीरीज है इस पर 11वां टेस्ट है, आप बाकी के क्वेश्चनों को भी आप लगा लेंगे तो आपका एग्जाम कहीं बाहर से नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन जो भी है वो आपकी कार्यकुशलता मतलब एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे सवालों को जल्दी सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो हम ऐसा लिख लेते हैं, दो लोग हैं P और Q। इस क्वेश्चन का क्या दिया गया, कार्यकुशलता यानी एफिशिएंसी दिया है और कहा गया है P की कार्यकुशलता Q से दोगुनी है। Q से दोगुनी होने का मतलब है कि Q को पहले आप कुछ मान लीजिए और उसके हिसाब से P को दोगुना कर दीजिए। तो मैं ऐसा, क्योंकि जब गुने की बात होगी तो जो भी मानना होगा अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए मानेंगे, तो हम लोग मानेंगे कि Q की एफिशिएंसी 1 है। मैंने कहा Q की अगर एफिशिएंसी 1 है तो P की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि टोटल वर्क जो भी होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अगर देखा जाए तो एफिशिएंसी इन दोनों की हो जाएगी 2, P की है Q की 3 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। क्योंकि सवाल में कहा है वे एक साथ 36 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो समय कितना है इसका? 36, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा। और अगर इसे P अकेले करें, कौन अकेले करे? P अगर अकेले करे तो काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा? तो P अगर अकेले करेगा तो P का टाइम अगर देखा जाए तो P का टाइम हो जाएगा दोस्तों 3 गुणा 36 बटा कितनी एफिशिएंसी है P की? 2। काट देंगे 2 18, 18 54, यानी कि 54 दिनों में ये पूरा काम निपटा देगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, एक वृत्ताकार परिधि। दोस्तों ऐसे सवाल को सॉल्व करने का जो बेहतरीन तरीका है, हम आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो जरा, हमारा जो फिगर है वो कहा गया है कि 2 मान लिया जाए। ठीक है, ये 2 ऐसे वृत्त हैं जो वृत्ताकार रास्ते की बाहरी, देखो ये वृत्ताकार रास्ता है, तो ये कह रहा है कि अगर बाहरी त्रिज्या r है और आंतरिक त्रिज्या को हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल r मान लेते हैं, तो और इनकी परिधि आप जानते हो दोस्तों, ये जो सर्कलाकार पाथ है इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिधि क्या होता है? परिधि इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, होता है 2 पाई r। क्योंकि यहां पर 2 परिधियों का अनुपात दिया है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 पाई r अपॉन 2 पाई स्मॉल r। ठीक है, तो यहां से अगर देख लिया जाए क्वेश्चंस को, तो ये 2 पाई और ये 2 पाई खत्म हो जाएगा, यानी जो परिधि का अनुपात है वही इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। तो कैपिटल R हो जाएगी 17 और स्मॉल r हो जाएगी 15। अब मैं कह दूं कि दोनों में अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 2 रेशियो का। और इस रास्ते की जो भी चौड़ाई है वो दे रखा है, कितना है? 40। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? जो बिर्थ है वो कितनी है, यानी ये आपकी 40 है, तो ये बराबर कितने हो जाएगी? 40 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा?
एक बराबर हो जाएगा 1:20 के, 1:20 के। तो हमें इसकी स्मॉल आर बतानी है, यानी कि ये कितनी है 15, क्योंकि ये तो 17 है। तो अगर 1:20 के है तो 15 रेशियो बराबर किसकी हो जाएगी, 20 गुणे 15 माने कितना हो जाएगी 300। 300 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल। बच्चों देखना, सवाल बहुत ही बेहतरीन मैं लाया हूं, जो आपके एग्जाम में ऐसा ही सवाल होंगे, बिल्कुल ऐसा एग्जाम में छपेगा। तो आप बने रहिए आखिर तक ऐसे सवालों की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, दो शंकुओं की त्रिज्याओं की अनुपात 2:5 है और उनके आयतन का अनुपात। दोस्तों आप शंकु के बारे में जानते हैं, जो कोन होता है, कोन का एरिया क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। जो शंकु होता है, शंकु का जो आयतन, वॉल्यूम, जो आयतन है वो क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, कहा दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 के अनुपात में है और उनके आयतन 3:5 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो। दोस्तों अगर मैं कह दूं v1 और v2 क्या दिए हुए हैं 3/5, तो मैं कह दूं कि v1 कितना हो जाएगा, तो v1 हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। बोलो यही होगा। इसमें जो सोल्यूशन इसका है बेस्ट वही मैं आपसे साझा कर रहा हूं। देखो 1/3 पाई ऊपर भी, 1/3 पाई नीचे भी, इसको काट देंगे। r1 देखो कितना है 2 और r2 कितना है 5। अगर इसमें मैं रख दूं तो r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 h1 अपॉन 5 5 25 h2 काट देंगे। 5 एकम 5, 5 पछे 25। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये h1/h2 अगर मुझे निकालना होगा तो h1/h2 को इस तरफ लाएंगे बराबर के उस तरफ राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 5 है इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस 5 का इस 3 में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 ठीक है ना। ये 4 नीचे पलट के आ जाएगा 15/4, यानी कि 15:4 इसका आंसर हो जाएगा। और 15:4 जो इसका आंसर है वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों बहुत ही अच्छे सवालों का संकलन है ये, तो आप इनको स्क्रीनशॉट प्रैक्टिस जो भी करना है कर दीजिए। और आप एक काम और कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट जरूर एक आपको करना है, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आओ। एक त्रिभुज की भुजाएं 1:2, 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। आप लोग जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज अगर अनुपात की बात किया जाए तो मान लिया जाए A1, A2 और A3, ठीक है ना। या फिर मैं ये कह दूं S1 जो साइड 1 है, साइड 2 है और साइड 3, ठीक है। हाँ ठीक, इनका जो अनुपात है, अनुपात दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है आप जानते हो। अनुपात क्या दे रखा है, दिया हुआ है इसमें 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। दोस्तों अनुपात कभी भिन्न में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे अपनी भिन्न को हटा देंगे। और हटाने का सही तरीका क्या है, 2, 3 और 4 का ले लेंगे एलसीएम। 2, 3 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। जो एलसीएम आता है तो हम लोग करते ये हैं सभी संख्याओं में गुणा कर देते हैं। सभी संख्याओं में जब गुणा कर देंगे तो हमारा जो नया रेशियो बन के तैयार होगा वो होगा 6, ये होगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब देखो कहा गया है यदि उस त्रिभुज की परिधि, त्रिभुज आप लोग जान पा रहे हैं त्रिभुज कैसा होगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुज होगा। तो मैंने कहा आपसे कि ये 6, 4 और 3 के अनुपात में है। अनुपात हटाओगे तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं कह दूं 6, 4, 10, 3, 13 टोटल कितना है इनका 13 रेशियो, अनुपात रेशियो में कितना है 13 और परिधि कितना है 78। तो हम कह सकते हैं 13 छंग 78, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना है
6। अगर एक रेशियो का वैल्यू 6 है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 रेशियो। 3 रेशियो का मतलब है 6 गुया 3, 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं ताकि जगह हमारे पास अच्छी सफिशियंट हो जाए। देखो जरा, एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत 130 रुपए प्रति महीने है। अधिकारियों का औसत, देखो ऑफिसर ऑफिसर का जो एवरेज है वो कितना है? 450 बताया गया है। जबकि जबकि गैर ऑफिसर नॉन ऑफिसर की जो इनकम है वो औसत वेतन कितना है? 120 बताया गया है और दोनों की कितनी है? 130। तो हम एलिगेशन लगा देंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहां पर, इन दोनों का डिफरेंस यहां पर। तो मैं ये कह दूं ऑफिसरों की संख्या भी बताई गई है, कितनी है? ऑफिसरों की संख्या आपकी कितनी है? अधिकारियों की संख्या आपकी 15 है। तो ये जो नॉन ऑफिसर है इनकी संख्या मुझे बतानी है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं यहाँ पे ले लूं, इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, तो ये हम कह सकते हैं ये 10 होगा और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 320। ये हो जाएगा 320। ये रेशियो इनका जैसे ही बनेगा तो जो कटने वाला है काट दीजिएगा, ये यानी ये 0 कटेगा और ये 0 कट जाएगा। ऑफिशियल कितने हो जाएंगे? 1 रेशियो। और नॉन ऑफिशियल कितने हो जाएंगे? 32 रेशियो। तो मैं कहूं 1 रेशियो की वैल्यू अगर 15 कैसे आएगी? 15 से गुणा करके। तो भाई यहां भी आपको 15 से गुणा करके ही आंसर लाना पड़ेगा, यानी 32 का 15 में गुणा होगा तो 15 दूना 30 का 0 हाथ में 15 दूना 30 का 0 हाथ में 3, 15 3 45, 3 48। यानी जो नॉन ऑफिसर है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 480। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है इसका, बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है। अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है? 48 और 180 का HCF। HCF दोस्तों क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो इन दोनों संख्याओं को पूरी पूरी काट दे। तो देखो जरा, ये 6 इन दोनों को काट दे रही, लेकिन क्या उससे बड़ी कोई संख्या है? 12 है। 12 भी इन दोनों को काट देगी क्या? तो 12 चौक 48 होगा, बिल्कुल सही होगा। 12 एकम 12 बचेगा 6, 12 पंच 60, 12 भी काट देगी, यानी ये भी काट देगी, ये भी काट देगी। और ये देखें 18 नहीं, ये नहीं काटेगी तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। 24 इसको काट देगी तो 24 दूना 48 बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन ये 24 पंचे 120 नहीं, ये बिल्कुल नहीं काटेगी। तो ये 2 ऑप्शन है जो इसको काट सकते हैं। क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी होती तो ये आंसर नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी यानी कि 12 इन दोनों संख्याओं 48 और 180 का आंसर हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या है दोस्तों? आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में आप सर्व समीकरण जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? बोलो, अगर मैं ये कहूं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो आप कहोगे सर कॉस थीटा होता है। ये भी सर्व समीकरण है। तो यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को तो आप देखिए बहुत अच्छे से, ये जो साइन स्क्वायर 30 है, ये साइन स्क्वायर 60 के साथ अगर देखा जाए तो मैं इस साइन स्क्वायर 60 को क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस 60, सॉरी 90 माइनस क्या लिख सकता हूं? 30। तो ये बदल के क्या हो जाएगा? cos 30, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? cos स्क्वायर 30 लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं साइन स्क्वायर 55 को देखूं या फिर साइन स्क्वायर 35 को देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 35 में कितना जोड़े कि ये 90 हो जाए, तो 35 5 40 50, यानी इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर 55। ठीक है ना, ऐसे ही मैं इस साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं, इस साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं cos स्क्वायर 45। ठीक है ना, तो यहां से अगर देखा जाए और इस साइन स्क्वायर 40 को मैं लिख सकता हूं
कॉस स्क्वायर 50। ठीक है, तो यहां से हमारा जो बन करके तैयार होगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये 1 बन जाएगा। ये माइनस का कॉस स्क्वायर 50 और माइनस का कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 50, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर 45 प्लस का और ये प्लस का साइन स्क्वायर 45, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। और बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 35 माइनस का और माइनस का साइन स्क्वायर 55, यानी ये माइनस का साइन स्क्वायर 55 और माइनस का कॉस स्क्वायर 55 माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए -1 -2 +1 +2, यानी 2 - 2 = 0। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलो ये ट्रिग्नोमेट्री का सर्व समीकरण अगर आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे 1 होता है, वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इन सभी सर्व समीकरणों से हम अपने क्वेश्चन को जल्दी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, थोड़ा सा हम ऊपर खिसका देते हैं ताकि जगह बन जाए अच्छी से। तो देखो दोस्तों, सवाल बहुत ही अच्छा है, सवाल को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए में एक दुकान खरीदी, वह एकत्रित किराए पर 20% की वार्षिक रख रखाव का मतलब क्या है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है या फिर अपने पास लाई जाती है तो उसको रख रखाव यानी कि उसकी देख रेख, उसकी सर्विसिंग, उसके मेंटेनेंस पे जो खर्चा लगता है उसे कहते हैं रख रखाव। लगाने के बाद निवेश पर 10% वार्षिक रिटर्न अर्जित करना चाहता है, मासिक किराया क्या होगा। ठीक है दोस्तों, समझो जरा, ये खर्च कितना है, आप कहोगे सर 50,000 रुपए। अगर वो 50,000 रुपए उसका खर्च है, मतलब खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, आप कहोगे सर 5 लाख रुपया, 5 लाख है। अगर वो इस पर रिटर्न की बात किया जाए, रिटर्न अगर 10% चाहता है तो 10% इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 50,000। ठीक है ना, 50,000 हो जाएगा। इस बात को यहां पर समझिए। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं कि उसका वार्षिक किराया जो भी होगा, मैंने मान लिया कि किराया कितना है, किराया जो भी होगा वो 100% होगा। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं, किराया पैसे में होगा और जो भी होगा 100% होगा। ये सब पूरा वार्षिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वार्षिक की बात हो रही है। अभी हम मासिक की बाद में बात करेंगे। इसमें से उसने 10% कितना, 20% वार्षिक रख रखाव के लिए अगर उसने छोड़ दिया, तो अगर 20% उसको मेंटेनेंस पर रखेगा तो उसको वापस कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 80% मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 80% मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर 80% उसे मिल रहा है तो मैं ये कह दूं 80% बराबर, अगर मैं ये कह दूं 80% बराबर 50,000 के होगा, तो क्या बात सही है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। 80% बराबर 50,000 के होगा तो 100% जो हमारा किराया था वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 50,000 बटे 50,000 बटे 80 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, जो कटने वाला है आप काट दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 0 कट करके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक चीज और जान लीजिए, यहां से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 5 लाख बटे 8, 5 लाख बटे 8, ये वार्षिक हो जाएगा। और मासिक निकालने के लिए हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये मासिक हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, काट देंगे इसको, तो देखो 8 छंग 48 बचेगा 2, 8 दूनी 16 बचेगा, 8 छंग 48 बचेगा 2, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 पंचे 40 और 2 0 और 12 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60 बचेगा 2, 12 दूना 24 बचेगा 1 0। ठीक है, 12 8 96। तो देखिए आपका आंसर मिलने लगा होगा
12 8 96, यानी कि 5208.33 ऐसे क्वेश्चन आपका आता रहेगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना, 5208.33 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल है, देखो दोस्तों बच्चों, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, जिसमें कहा गया है कि एक खरीदार ने 12 किलोग्राम प्रीमियम चीनी और कुछ सामान्य चीनी का ऑर्डर किया। प्रीमियम चीनी की कीमत, प्रति किलोग्राम कीमत सामान्य चीनी की कीमत से 3 गुना है। इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा। ऑर्डर में त्रुटि के कारण दोनों प्रकार की चीनी की मात्रा आपस में बदल दी गई, इससे कुल लागत में 25% की कमी आ गई। मूल ऑर्डर में प्रीमियम चीनी की मात्रा का सामान्य चीनी की मात्रा से अनुपात बताना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल को आप लगाइए, मजा आ जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने कह दिया जो प्रीमियम शुगर है और उसका रेशियो हम पहले ही बना लेते हैं सिंपल शुगर से। ठीक है, तो इसमें इसने कहा है जो प्रीमियम चीनी है उसको उसने 12 केजी लिया है। कितना लिया है, 12 केजी। और जो सिंपल है उसको मैं मान लेता हूं x केजी लेता है वो। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अब एक बात इसने कही है कि ये जो बात है वो कहा है, ये जो चीनी है, प्रीमियम चीनी का मूल्य सिंपल चीनी के मूल्य का 3 गुना है। अगर सिंपल चीनी 1 रुपए में है तो प्रीमियम चीनी बोलो कितने की है, 3 की। तो यहां से जो पैसा है वो पैसा कितना हो जाएगा, अगर खर्च की बात किया जाए तो मैं कह दूं खर्च कितना हो जाएगा, तो 12 3 36 और प्लस x का इसमें हो जाएगा तो x, ये हमारा x हो जाएगा क्या, खर्च। ठीक है, चलिए एक दूसरी बात क्या है, जब प्रीमियम चीनी और सिंपल चीनी की मात्रा का अदला बदली हो जाए तो यहां पर x हो जाएगा, यहां पर 12 हो जाएगा। उस प्रकार से हमारा जो खर्च है वो क्या हो जाएगा, जरा समझिए। खर्च क्या हो जाएगा, जब x यहां पर हो जाएगा तो 3x। ठीक है, 3x हो जाएगा। अच्छा, इसको जो है मैं यहीं पर लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां से मैं इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, अगर खर्च मात्रा बदल जाए, मात्रा बदलने पर क्या हो जाएगा, जो खर्च है वो क्या हो जाएगा, समझो 3x और ये हो जाएगा कितना भाई, यहां पर 12 हो जाएगा, 12 का 1 में गुणा हो जाएगा तो प्लस 12। ये बात समझ में आई क्या, बिल्कुल समझ में आई। तो आप समझिए इस बात को कि ये जो पैसा है ये पहले वाला है और ये जो पैसा है ये बाद वाला है। मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करना चाहूं तो देखो, इससे कुल लागत, जब ये काम हो जाएगा तो इससे कुल लागत में 25% की कमी आ जाएगी। ये जो कुल लागत है ना, ये 25% कम हो जाएगा। अगर ये 25% कम हो गया तो मुझे बताओ कितना बचेगा, 75%। अगर मैं इसको 75% कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और अगर इसके बराबर हो जाएगा तो मुझे देखो काट देते इसको, 25 या 75 और 25 चौको 100, यानी कि ये 3/4 हो जाएगा। इसको मैं यहां पर जगह फिर से लिख लेता हूं तो हो जाएगा 36 प्लस x गुणे 3/4 इक्वल टू 3x प्लस 12। ठीक है दोस्तों, तो यहां से एक बार फिर से आप सोल्यूशन करिए, इसका कैलकुलेशन करिए। 3 से अगर मैं सबको काट दूं तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 प्लस x इक्वल टू 4x प्लस 16। यहां से देखा जाए 3x बराबर, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 20, यानी x बराबर हो जाएगा 20/3। अब मुझे क्या बताना है, मुझे तो बताना ये है ना कि जो क्या बताना है, मूल ऑर्डर में प्रीमियम चीनी, जो प्रीमियम शुगर थी उसका रेशियो किससे बताना है, हमें सिंपल शुगर से बताना है। तो सिंपल शुगर कितना है 20/3 और प्रीमियम शुगर कितना है, कितना थी 12।
तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो काट देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 तिया 9 अनुपात 5 इसका आंसर हो जाएगा। देखो सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस इतना समझ लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से कि प्रीमियम शुगर और सिंपल शुगर का जो रेशियो बनेगा वो 1 और 3 का बनेगा। ये किसका है? मूल्य का अनुपात है। ठीक है, मूल्य का अनुपात है। मात्रा प्रीमियम शुगर की 12 थी तो सिंपल शुगर की हमने x मान लिया। जब मात्रा को मूल्य से गुणा करेंगे तो खर्च आ जाएगा, यानी कि 12 तिया 36 प्रीमियम शुगर का खर्च हो जाएगा और x गुणा 1 हो जाएगा सिंपल शुगर का खर्च। और जब इनकी मात्रा पलट जाएगी तो 12 यहां चला जाएगा, तो 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा और x यहां पर आ जाएगा तो ये x गुणा 3 3x हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो मूल कीमत थी, मूल खर्च था, उसमें 25% की कमी आ जाएगी। 25% की कमी का मतलब है 75%। इसको मैं सही से लिख देता हूं, 75%। 25% कमी का मतलब क्या होता है? 3/4। और जैसे ही ये 3/4 होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, x हो जाएगा हमारा 20/3। x हमारा 20/3 हो जाएगा तो प्रीमियम चीनी और सिंपल चीनी का जो अनुपात है वो बनेगा 12:20/3। सॉल्व कर लेंगे, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9/9:5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखो। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और इस प्रकार 20% का लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का बीच का अनुपात क्या होगा? देखो, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस, इनका अनुपात पूछा गया है। देखो दोस्तों, जो भी मार्केट प्राइस होता है उसमें क्या होता है? मार्क प्राइस होता क्या है? मार्क प्राइस मतलब जो हमारी लागत होती है और प्रॉफिट होता है, दोनों का योग ही तो होता है। तो मैं ये कह सकता हूं, लागत को मैं कह सकता हूं जो भी हमारी लागत होगी वो 100% होगी, और इसमें अगर मैं प्रॉफिट परसेंट जोड़ दूंगा तो वही हमारी क्या हो जाएगी? वही हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? वही हमारी हो जाएगी एमआरपी। सीपी क्या होता है? अगर मैं कह दूं कि जो भी एमआरपी हमने लागत के बाद, जो एमआरपी हमने फिक्स करा और एमआरपी फिर छूट के बाद जो भी पैसा दिया जाता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो आप कहोगे एमआरपी पर ही छूट जाती है, तो एमआरपी जो भी पैसा होगा वो 100% होगा, और इसमें से अगर मैं डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर दूं तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखा जाए अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया गया, यानी कि 10% की छूट दे दिया गया, तो बचा कितना? 90। और प्रॉफिट फिर भी कितना हो रहा है? 20%, यानी कि ये हो जाएगा 120। तो 30 तिया 90 और 30 चौको 120, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा 3:4। क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात पूछा है तो 3:4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है? दो संख्याओं का लासा तथा मासा 5 है। ठीक है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर। अच्छा देखो जरा, अगर मैं कह दूं कि यहां समझो, अगर मैं कह दूं पहली संख्या क्या होगी, अगर मैं कह दूं पहली संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर पहली संख्या होगी 5x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5y। अगर इन दोनों का योग कर दूं मैं तो 5 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 100 के, क्योंकि योग पूछा है, ये हो जाएगा 20। x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो देखो 5 यहां से 5, अच्छा गुणा करने की जरूरत नहीं, लासा। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 5xy, ये बराबर किसके हो जाएगा? 495 के। तो जो कटने वाला है काटेंगे सबसे पहले, तो देखो 5 से काटेंगे, 5 नम्मा 45 और बचेगा 4, 5 नम्मा 45। एक्स वाई बराबर 99 कैसे हो सकता है? जब x या y की वैल्यू 1 11 हो तो ये y कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहां से अगर मैं कह दूं अंतर, अगर इन दोनों का अंतर निकालना हो तो 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई, यानी ये हो जाएगा 5 और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 2, 5 दूनी 10, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आओ। देखो अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा एक वस्तु दो विक्रय मूल्य के पश्चात 1800 रुपए से बढ़ करके 2277 रुपया हो जाएगी। यानी ये जो 1800 रुपया है ये वस्तु का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, लागत है। 1800 रुपया लागत वाली वस्तु 2 बार जब बेची गई है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, सेलिंग प्राइस हो गया है आपका 2277 रुपया। अगर एक को 15% का लाभ हुआ है तो पहले विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे पहले विक्रेता का लाभ या दूसरे विक्रेता का लाभ, क्योंकि परसेंट में है, परसेंट में आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लागत वाली वस्तु है 1800, इस पर 15%, 15% का मतलब होता है, 15% का मतलब होता है 23/20, यानी कि 23/20। अच्छा, प्रॉफिट पर जब बेचेंगे तब 23/20, वैसे तो 3/20 होता है। ठीक है ना, तो 3/20 इसका क्या हो जाएगा, पहला सेलिंग प्राइस। पहला सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, दूसरे पेन से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। 0 से 0 कट जाएगा और ये कटेगा 2 90, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 9 दूनी 18, 18 तो 20। तो जो पहला एसपी है वो कितना हो जाएगा, 2070। अब इतने रुपए की पहली बार बिकी है लेकिन फाइनल सेलिंग प्राइस तो इतना है, यानी कि अभी भी प्रॉफिट लिया है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है यानी कि लाभ हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, तो आप कहोगे 2277 माइनस 2070 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 और यहां से 0 और ये 207, इतने का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हमें तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो 207 का प्रॉफिट किस पर हुआ है, तो आप कहोगे 2070 रुपए, परसेंट के लिए 100। ये कटेगा कितने से जाएगा, ये काट देंगे इसको, ये कटेगा 10 बार में और 10 दामा 100, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 10%। यानी दूसरा या पहला जो विक्रेता है उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 10%। पहले का तो 15% था, दूसरे का कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। कह रहा साइन 1/2 और यदि साइन a बराबर 1/2 और a और b पूरक कोण। अच्छा, पूरक कोण का मतलब समझते हैं ना, पूरक कोण का मतलब है कि यदि a और b पूरक कोण है तो इन दोनों का योग 90 अंश होगा, उसका ही मतलब होता है पूरक कोण। ठीक है, तो देखो अगर मैं कह दूं साइन a बराबर 1/2 है तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 का मान होता है, तो a बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अगर a बराबर 30 डिग्री हो जाएगा तो मुझे बताओ साइन a माइनस 20, अगर a बराबर 30 डिग्री हो जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन माइनस का 30। अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 30 का मान 1/2 होता है 2, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर। चलो अगले सवाल पर आओ। देखो वृत्त के केंद्र से एक जीवा AB की दूरी 6 सेंटीमीटर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में भर भर के एग्जामिनर देता है और बहुत ही सेकंडों में इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए एक फिगर ले लेता हूं और मैं कहता हूं ये हमारा एक वृत्त है। इस वृत्त में एक जीवा भी खींची गई है, तो इसको मैं एक जीवा खींच देता हूं यहां से, ये एक जीवा हो गई। ये सेंटर से कितनी दूरी पर है ये बता दिया गया है। तो देखो मान लिया जाए ये इसका सेंटर है, सेंटर से इसकी AB, सेंटर से इस जीवा AB, ये A है, ये B है, इसकी 6 दूरी है। और कहा है इस
इस पूरे सर्कल का व्यास कितना है 20, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आपकी 10। अगर रेडियस 10 है, ये इसका 6 है, जीवा से इस केंद्र की दूरी 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी 8। अगर ये 8 होगी, ये कैसे होगी, पाइथागोरस प्रमेय से या ट्रिपलेट से 3:4:5 से। ठीक है दोस्तों, अगर एक 10 है, एक 6 है, ठीक है, तो एक को 8 होना पड़ेगा ट्रिपलेट से, तो ये हो जाएगी 8, तो ये भी हो जाएगी 8, क्योंकि ये जो सेंटर से जीवा पर लंब डाला जाता है, ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अगर एक आधी 8 होगी तो आधी इसकी 8 हो गई, यानी 8 और 8 इस जीवा AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए, ये 17,200 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या हो जाएगी। बाद राशि के बारे में पूछा है, यानी ये अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट की बात किया जाए और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया जाए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि हर साल अमाउंट पर ब्याज मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले साल ब्याज हमें 100 रुपया मिलता है, तो अगले साल 100 रुपए पर भी ब्याज हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि P कितना है, तो P आपका है 17,200 रुपए। 17,200 रुपए है, तो A कितना हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स, तो आप लिखोगे 17,200। देखो ये 10% जो हमारी रेट है, जो हमारी रेट 10% है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10। अगर P आपका 10 है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो एक साल में 10 रुपया बढ़ करके 11 हो जाएगा। किस रेट पर हो जाएगा, 10। ठीक है ना, तो यहां से देखा जाए, क्योंकि ये एक साल की बात है, तो अगले साल भी यही कहानी होगी। तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएगा। 172 का 11 गुणे 11 में आप गुणा करिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 11 का जब पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22 का 2 हाथ में 2, 11 सतह 77, 2 79 का 9 हाथ में 7, 11 कम 11 और 7 1892। और जब फिर से इसका 11 में गुणा करें तो 11 दूना 22, हाथ में 2, 11 99 और 2 199 और 2 101, यानी कि हाथ में हो जाएगा 10, 11 88, 88 10 98 के 8 हाथ में 9। ठीक है, तो 11 कम 11 और 9 20, 20,812 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 20,812। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 20,812, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, तो ये भी आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। आंसर वही होगा जो 11 का डिविजिबल हो, है ना। तो 11 का डिविजिबल देखो क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन का सम करेंगे। 8 2 10, 2 12, 12 में से 2 1 3 जाएगा, 2 1 3 जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये आंसर नहीं हो सकता। 2 8 2 10 2 12, 12 में से 1 जाएगा 11, ये इसका आंसर हो सकता है। अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 8 2 10 2 12, 3 1 4 यानी कि 8, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 8 10, 10 2 12 और 12 में से 2 जाएगा तो बचेगा 10, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से भी हम इसको लगा सकते थे। आंसर वही होगा जो 11 का डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर 11 हमें मिल चुका है। ठीक है, तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी और आप जरूर बताइएगा। और पूरा एग्जाम इसी बेस्ड पर आ रहा है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे सेशन को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।